तो बजरी खनन हो रहा है खुलेआम, माफियाओं पर कब लगेगी लगाम, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज हम हाजिर हैं आपके सामने अपनी बात में। दरअसल राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। दादागिरी का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि अगर कोई इन्हें रोकने टोकने का प्रयास करता है उसकी पिटाई हो जाती है। ताज़ा मामला अजमेर के केकड़ी के सावर थाना इलाके से सामने आया। बजरी माफियाओं ने खारी नदी के पास महिलाओं की लाठी डंडों सरियों तक से पिटाई की है। महिलाओं का आरोप है कि जिस जगह पर माफिया बजरी खनन करना चाहते हैं वो उनकी ज़मीन थी। जब मना किया तो कई लोगों ने एक साथ हमला बोल दिया। ये तो एक वानगी भर है, ऐसी तस्वीरें आए दिन आती रहती हैं। माफिया हमले करते हैं पुलिस पर, आम लोगों पर, पत्रकारों तक पर। सवाल है कि आखिर तमाम दावों के बाद भी बजरी खनन का अवैध कारोबार बंद क्यों नहीं हो रहा। अपनी बात में आज एनडीटीवी राजस्थान पर इसी पे करेंगे चर्चा और ढूंढने की कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब, वो सवाल जो इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद हमें कचोटते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। पहले भी कई बार इस तरह के प्रकरण सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस से लेकर, पत्रकारों से लेकर, स्थानीय लोगों से लेकर कोई ऐसा बचा नहीं है जो बजरी माफियाओं की चपेट में ना आया हो। पुलिस में भी कांस्टेबल से लेकर और एसपी स्तर तक के अधिकारी बजरी माफियाओं के ट्रैक्टरों के नीचे कुचले गए हैं। और अब ये तस्वीर आई जिसमें करीब 18 से 20 लोग लाठी डंडों सरियों के साथ स्थानीय महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आते हैं। माफिया बेलगाम क्यों है, सवाल नंबर 1। जांच में सहयोग क्यों नहीं, सवाल नंबर 2। माफिया को सरपरस्ती कौन देता है, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। पर्यावरण की अनदेखी पूरी तरीके से हो रही है, लेकिन क्यों 5 साल में 24 मौत, कौन जिम्मेदार है इसका। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब खोजने का आज प्रयास करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है, कैलाश मीणा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मनोज सिंह है पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए। इनके बाद दो और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, माइनिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी मनोज सिंह जी के पास चलते हैं, पर्यावरणविद हैं। मनोज सिंह साहब, बहुत दिनों बाद मेरे शो में आपके साथ आज बैठना हो रहा है और आज विषय इतना गंभीर है। फिर एक बार आपकी आवश्यकता पड़ रही है ये समझने के लिए कि या तो पर्यावरण के ऊपर होने वाली तमाम बातें खोखली हैं, उसके ऊपर होने वाले तमाम सेमिनार, उन सेमिनारों से, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन सेमिनारों को कर करके कई लोग अरबपति हो गए। पर्यावरण के ऊपर सेमिनार करते करते कई करोड़पति हो गए इस देश के अंदर, और पर्यावरण की हालत क्या है वो हम जान रहे हैं। और अब इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं तो क्या बिल्कुल नॉन सीरियस ढंग से इसको डील किया जाता है? क्या पर्यावरण जैसा विषय इस तरह के मुद्दों का केंद्र है ही नहीं, या क्या मसला क्या है? बहुत कचोट भी है अंदर ये जानकर। ये भी तस्वीरें भी हम देखते हैं, लगातार ब्लास्टिंग हो रही है, पर्यावरण को अंधाधुंध नुकसान हो रहा है। आप सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं इन चीज़ों पर। इस पूरे प्रकरण को, बजरी खनन के प्रकरण को पर्यावरण से जोड़कर जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बजरी हो चाहे पत्थर का खनन हो, राजस्थान में खास तौर पर मैं अपनी राय अगर रखूं तो मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि हम कहां जा रहे हैं। अभी आप ही का शो था शायद, जब हमने सरिस्का में देखा था कि सरिस्का में जो कोर एरिया है वहां पर खनन चल रहा था। यहाँ धौलपुर के पास में घड़ियाल का जो अभयारण्य है 97, तो वहां बहुत ही मेडिसिनल प्लांट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। घड़ियाल होते हैं, ऊदबिलाव वहां पर है, विदेशों से पक्षी वहां आते हैं, उसको बिल्कुल चीर कर रख दिया गया है। और अगर हस्तक्षेप कोई अधिकारी करता है, पुलिस वाला करता है, आम लोग करते हैं, तो उनके खिलाफ आप देख ही रहे हैं, आप तो विजुअल्स दिखा रहे हैं क्या होता है। अब आप भी ये बात सोचिए और राजनीतिक चेतना को भी ये बात सोचनी चाहिए कि ये क्या, ये बिना राजनीतिक मिली भगत के हो सकता है क्या? अब भाजपा की सरकार है, उससे पहले दूसरी कांग्रेस की सरकार थी, कहीं नहीं रुका। इन लोगों पर कोई लगाम नहीं लगाई गई, ना इन पे नकेल कसी गई,
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हम किसका अब इंतजार कर रहे हैं? आज हम खुद ये जानते हैं, पिछले साल हमने देखा था कि राजस्थान में ही पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने क्या तांडव करा था, उसके बाद वर्षा ऋतु कैसा रहा। हम जानते हैं कि राजस्थान के सिर्फ 4 शहर ऐसे हैं जहां जो आज वायु प्रदूषण के मापदंड के हिसाब से ठीक ठाक स्थिति में, बाकी हर शहर जो राजस्थान का है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण से 10 लाख लोग जो है वो अपनी जान गंवा रहे हैं। कल ही रिपोर्ट आई है कि 12 साल जो है एक व्यक्ति की आयु कम हो जा रही है। ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े, इसके सामने सब, चाहे आतंकवाद हो चाहे कुछ हो, सब बहुत गौण है, बहुत छोटा है, बहुत बौना है। इससे बड़ी समस्या पूरे विश्व स्तर पे हम नहीं झेल रहे। ऐसे समय हम ना किसी खनन, किसी भी प्रकार के खनन माफिया, बजरी माफिया को हम रोक नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चेताया है, बार बार रोक लगाने की कोशिश चली है। और सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है ना, ये अवैध खनन है, इससे क्या सरकार को चोट नहीं पहुंचती? लेकिन हम खुद देख रहे हैं कि जल, जमीन, पशु को छोड़िए, इंसानी जान की भी कोई कीमत नहीं है। इंसानी जान तो छोड़िए, अधिकारियों की जान को भी किस प्रकार, अभी जनवरी में एक वहां पर पुलिसकर्मी को मारा गया, उसके बाद फरवरी में वन अधिकारी को मारा गया। तो ये तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि राजस्थान जैसा इलाका जो माता अमृता देवी का इलाका है, जहां लोगों ने जान दी है, जहां पूरे विश्व को पर्यावरण का अगर सबसे पहले पाठ पढ़ाया गया तो इसी इलाके में पढ़ाया था, वहां पर ये सब कैसे हो पा रहा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पा। यही समझने का प्रयास काफ़ी सालों से बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन भी दिखाई देती हैं और कभी कभी लगता है कि मामला बहुत ही सीधा है, सब कुछ सरल है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे होती हैं चीज़ें और कौन किसके संरक्षण में ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी समझने में तो मैं एक बात और कहूंगा, अगर बुलडोजर यूपी में चल सकते हैं, राजस्थान में भी चले हैं, हाँ, तो इन लोगों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? अगर अगर आपको किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है और साथ ही साथ आपको उनको न्याय के अंदर लाना है, तो आपको चाबुक तो चलाना पड़ेगा। आप सरकार है, आप कर सकते हैं, आप तुरंत चाबुक चलाइए, नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों से के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाने वाले, सब कुछ तबाह हो जाए। तभी मैं कह रहा हूं ना कि बड़े जो राजनीतिक पावर हैं, जो पॉलिटिकल पावर हैं, उन्हीं के संरक्षण से ये संभव है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सोच के लगता है कि मामला बहुत क्लियर है भाई, अब इस पे विषय डिस्कशन का विषय नहीं, अब तो सीधा सवाल ये है कि क्यों है वो पॉलिटिकल संरक्षण। और कभी कभी ऐसा लगता है जब उनके बयान सुनते हैं तमाम नेताओं के, अधिकारियों के, वो कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं, अब पीला पंजा चला देंगे, अब उस बड़े आदमी पे कार्रवाई होगी, तो सुन के लगता है कि नहीं, लगता है कि सरकार के सामने भी कुछ मुश्किलें हैं, ये भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को डील कर रहे हैं, शायद कुछ सालों के अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन अब साल दर साल बीत रहे हैं, साल दर साल बीत रहे हैं और एक बड़ा रिसोर्स जो है वो ख़त्म होता जा रहा है हमारे से। कैलाश मीणा साहब, इस पूरे बजरी हो चाहे पत्थर हो, ये जो खनन है बेसिकली अवैध खनन, इसका जो नेटवर्क है, आप कितने वाकिफ़ हैं उससे, आपका क्या अनुभव है इस तरह के प्रकरणों से, ज़रा बताइए उससे, और मौजूदा जो स्थिति है सर उसको आप किस तरीके से अब आप देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में मैं बार बार कहता आया हूँ, पीने के पानी का भयावह संकट है। धीरे धीरे हम सारी छोटी छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ खत्म कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश, तमाम आदेशों के, नियम कानून कायदों के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में पिछले दिनों जो सुनने को मिल रहा, ये सरकार की तरफ से जवाब था, सीबीआई ने कह दिया कि हम जांच करने में सक्षम नहीं है, कि सरकार सहयोग नहीं कर रही। अब इससे बड़ा क्या वो होगा कि किसी इतने बड़े मामले में राजस्थान की सबसे बड़ी अदालत में सीबीआई ये कह दे कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर सब कुछ खुला है। भाई, आपने पीने के पानी की स्थिति क्या है? अभी राजस्थान में केवल 32 या 34 ब्लॉकों में पीने लायक पानी है। और ये मैं नहीं कह रहा, नोटिफाइड डार्क जोन है, ये ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है। पानी है, वो भी उसमें क्या फ्लोराइड है, कितने केमिकल्स हैं, वो है। नदियों के बारे में मैं खुद 4 मामले एनजीटी में लड़ रहा हूँ, हाईकोर्ट में है। हम तो अरावली के लिए भी लड़ रहे हैं कि अरावली से जो छोटी मोटी नदियां निकल रही हैं, अरावली की क्या स्थिति है। तो उसमें सब कुछ होने के बावजूद जो इनके जवाब है
सरकारों के जवाब है। और जैसे आपने शुरू में कहा कि तमाम तरह के जो वातानुकूलित कमरों में बैठ के जो इस पे चर्चा कर रहे हैं, वो बड़ा हास्यास्पद है। लोगों के जीवन का, लोगों के अस्तित्व का सवाल है। और जो आप अभी जो दिखा रहे थे मारपीट डंडे, ये वहां के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने क्या सहन किया है? मैंने इस लड़ाई में अपने 2 साथियों को खोया है। मैंने इस लड़ाई में मेरे सगे बड़े भाई को खोया है। मैंने इस लड़ाई में 24 मुकदमे सहन किए हैं। मैंने इस लड़ाई में जेल से लेकर तमाम तरह की यातनाएं सहन की हैं। उसके बाद में सवाल प्रश्न ये है कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। हमारे यहाँ अगर पानी नहीं रहेगा, छोटी खेती पशुपालन आधारित जीवन है, हम करेंगे क्या? हमारे अस्तित्व को चुनौती कौन दे रहा है? और बार में आप आएंगे, यही पुलिस आती है। अगर हम गांव में कहते हैं कि इस नदी में बजरी खनन से हमारा पानी खत्म हो जाएगा, तो पुलिस आती है, साहब इनके पास तो पट्टा है आपको। और हम पे मुकदमे, राजकार्य विवादार तमाम तरह के मुकदमे। गांव वाले, अभी नीमका थाना में एक गिरजन नदी है, बहुत बड़ा पानी है, सुंदर पानी है। वहां पे किसी कंपनी ने 25 करोड़ रुपए देकर वहां पे माइनिंग का पट्टा ले लिया। और उस इलाका सरसब्ज है। उस इलाके के, उस नदी के 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर पूरा पानी है। और उस पानी को क्यों खत्म करना चाहते हैं? उन्होंने कहा हमने 25 करोड़ रुपए दिया, सरकार से पट्टा लिया है। मैं कहता हूं कि जितने खनन पट्टे हैं, चाहे वो माइनिंग हो, मिनरल्स के हो, चाहे बजरी के खनन पट्टे दिए हो, उनकी जांच करवा ली। पिछले दिनों क्या हुआ राजस्थान में, खनन की बजरी के नाम पे जो खेल हुआ, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि बोली बहुत ऊंची लगाई, लेकिन जो उसकी अर्नेस्ट मनी थी वो छोड़ के बोली उन्होंने कुछ नहीं, आराम से वो खनन कर रहे। भाई आपके पास सैटेलाइट है, आपके पास सब चीजें। रिसोर्स के मामले में तो सर अब मीणा साहब, अब तो ये नहीं कहा जा सकता कि रिसोर्सेज कम है, अब तो पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। अब तो मंशा पे सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरी दुनिया में कहते हैं टेक्नोलॉजी आपके पास है। एक लड़का अभी एसएमएस में एडमिट है, वो बनास में बजरी खनन हो रहा था, उसका वीडियो बना रहा था। आपने उनको, उस लड़के के हाथ पांव तोड़ दिए, एसएमएस में भर्ती है। उससे पहले एक फॉरेस्ट का ऑफिसर था, उसने कोशिश की। तो हमने जानबूझ करके, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेती है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? आप स्टेट हाईवेज पे चले जाइए, आप नेशनल हाईवेज पे चले जाइए, बजरी से लदे हुए ट्रक मिलेंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं कैलाश मीणा साहब आप। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने, और मतलब वो जग जाहिर वाली बात है ये तो, कि अब इस पे कोई पर्दा नहीं है, कि कोई पर्दे के पीछे नहीं हो रहा। मैं फिर आऊंगा कैलाश मीणा साहब, आऊंगा आपके पास। अनिल कुमार गोठवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं आप। अनिल कुमार गोठवाल साहब का लंबा अनुभव रहा है राजस्थान पुलिस में भी, और तमाम स्पेशल प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने काफी टास्क इन्होंने इन्वॉल्व रहे सर उसमें। अनिल कुमार साहब, बजरी का और ये खनन का बेसिकली आज हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया, मैं चाह रहा हूं आपसे आप हमारे दर्शकों को जरा 2 बातें समझा दें। एक तो ये कि भाई मौजूदा स्थिति क्या है, अभी खनन के नेटवर्क सी, खनन का जो पूरा गिरोह है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, और सरकारों से क्या तालमेल और कैसे सांठगांठों के साथ प्रशासन से, शासन से ये चीज़ें चलती हैं। एक तो ये बता दीजिए, और दूसरा ये थोड़ा इसका थोड़ा डीप में भी जरा बताइएगा अनिल कुमार गोठवाल साहब, थोड़ा आसान भाषा में, कि भाई ये नेटवर्क पूरा कहाँ से ऑपरेट होता है, कौन है इसके करता धरता। हम जब ये कहते हैं कि पुलिस ने एक ट्रक को जब्त कर लिया, उसके अंदर बजरी जा रही थी या पत्थर जा रहा था, और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, तो ड्राइवर ही तो गिरफ्तार हुआ है बस, कोई खनन माफिया थोड़ी ना गिरफ्तार हो गया। वो ड्राइवर गिरफ्तार हो गया, वो तो गिरफ्तार होने के लिए आया ही, नौकरी वो इसलिए कर रहा है कि गिरफ्तार हो जाए, उसको फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। तो जरा इसको भी थोड़ा समझाइए, कौन चला कौन रहा है इस पूरे सिस्टम को। राहुल जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि चला कौन रहा है। ये चला तो देखो, कोई भी पॉलिसी होती है उसको सरकार चलाती है, हम तो एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करती है, पुलिस विभाग है या कोई अन्य विभाग है। बेसिक जो साइंस विभाग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल कुछ चीजें हैं, मेजर है, मिनरल्स है, माइनिंग है, ये डिपार्टमेंट है। ये एक तरह से मोनोपोली का वो बन गया है इस तरह का। तो मोनोपोली के अंदर पॉलिसीज इनकी क्लियर कट नहीं है। पॉलिसीज के साथ साथ ना इनके पास मैन पावर है कि ताकि उसको चेक किया जा सके, या कोई साइंटिफिक एड लेके उसके ऊपर चेकिंग का एक ऐसा पैरामीटर तय करे। अब हमारे सामने दिक्कत ये आती है कि एक तरफ सरकार बकायदा बिड करके और उसको बजरी को आवंटन करती है, नीलामी करती है,
नीलामी करने के बाद में जब वो रोड पे आता है ट्रक, अब उसको कैसे डिस आइडेंटिफाई करें कि ये आइडेंटिफाई करें कि ये फला बनास की जो बजरी है वहीं से आ रही है। वो ये कहते हैं कि साहब ये देखो रॉयल्टी है, हमने ये बजरी ली है और ये चुकाया है, आप हमें अननेसेसरी परेशान कर दो। तो हमारे पुलिस विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग का कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। ना तो वो इस प्रकार की, आप ये देखिए कि इससे निपटने के लिए पिछली सरकार ने पूरी एक बटालियन इसके लिए तैयार की थी। पूरी बटालियन राजस्थान में कम से कम 1500 आदमी इसके अंदर बकायदा ट्रेनिंग देके लगाए आरएसी के, और वो इसके अंदर लगे हुए हैं। अब वो कहाँ काम कर रहे हैं ये कोई पता नहीं है। डे टू डे का हमारा जो जान माल का जो काम है, प्राइमरी काम जो पुलिस का है, उसको इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि हमारे पास तो ऑलरेडी मैन पावर की कमी है और पुलिस बदनाम होती है। बदनाम ये होती है कि पुलिस की मिलीभगत है। अरे भाई, विभाग ही अलग है उसका, माइंस विभाग है। सेक्रेटेरिएट में इतने बड़े बड़े सीनियर आईएएस है और आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, उनके माइनिंग ऑफिसर्स बैठे हैं, माइन विभाग बैठा है, डायरेक्टर तो बैठे कोटवाल साहब, हैं। माइनिंग विभाग के पास सुरक्षा और मॉनिटरिंग की दृष्टि से, ग्राउंड पर मॉनिटरिंग की दृष्टि से तो उनके पास फिर पुलिस ही एक विकल्प है, या फिर अलग से भी कुछ फोर्सेस उनको दी जाती हैं? पूरा 1200 आदमी, 1500 आदमी अलग से एक बकायदा पिछली सरकार में डेप्यूट किए, भर्ती किए पुलिस विभाग के। क्योंकि डे टू डे का अगर इसी माइनिंग के अंदर हमारी पुलिस, थानों की पुलिस लगी रही तो दूसरा काम तो हमारा निपट जाएगा। हम कर ही नहीं पाते। दूसरे जो कोई बच्ची गुम गई, कोई चोरी हो गई, कोई मारपीट हो गई, कोई और कुछ हो गया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो हमारे पास तो एक थाने पे कुल मिला के 25-27 आदमी रहते, उसमें 5 आदमी छुट्टे, 20 आदमी रहते। 20 आदमी में भी 18-18, 20-20 घंटे काम कर रही है पुलिस, और फिर भी इनको पकड़ने का काम कर दिया जा रहा है। अभी आप देखिए, सारा बर्डन पुलिस के ऊपर ही डाला जा रहा है। आप ये क्यों नहीं इनके कोटवाल साहब, एक सवाल और है। अभी मनु सिंह जी से मैं बात कर रहा हूं। मनु सिंह जी भी इस पर्यावरण विद हैं, आपके आने से पहले वो जुड़ गए थे। मनु सिंह जी ने भी एक बढ़िया बात उस वक्त ये कही कि सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं है, बात तो ये भी है कि भाई तमाम अधिकारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो फिर वहां से कोटवाल साहब, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जब बड़े अधिकारियों की भी हमने ये खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं खुद हमने भी वो खबरें, कि भाई आज खनन माफियाओं के ट्रैक्टर के नीचे कोई कांस्टेबल या कोई सब इंस्पेक्टर नहीं, पुलिस अधीक्षक स्तर तक के लोगों को इन लोगों ने कुचल के जान से मार दिया। जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो क्या पुलिस महकमे में एक वो होता है ना कि भाई पुलिस की वर्दी पर किसी ने हाथ डाला तो फिर पूरा पुलिस एक हो जाती है सिस्टम, इस मामले में वो भी नहीं दिखता? राहुल जी, मैं एक बात बताऊं, मैं हमारे एक पूर्व डीजी रहे यादव साहब, भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा कि हम इस डे टू डे के माइनिंग के काम में हमारी पुलिस को नहीं लगाएंगे। जब आपके पास हमने 1500 आदमी दे दिए तो आप उनसे काम लीजिए। हमारे पास, हाँ, आपके साथ कोई मारपीट हो और कुछ हो, वो हम आपकी एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि डे टू डे के काम में के अंदर, इसके अंदर जहाँ स्केर्सिटी होती है, जहाँ कमी होती है, वहाँ पैसा आ जाता है, वहाँ फिर मैन पावर और ये धन बल, बुद्धबल काम में आ जाता है, मारपीट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो गया। आप किसी चीज को रोकेंगे और किसी बातों को एक वो बांध को टूटेगा, तो ये आम जनता की जो आवश्यकता है, अरे एक गरीब आदमी अपना आशियाना जाता है, रोटी कपड़ा मकान, एक छोटा सा अगर झोपड़ी बनाएंगे तो उसमें भी बजरी की आवश्यकता होती है। ये आम आदमी से लेके और टॉप जो पैसे वाले हैं उन सब के लिए ये एक जरूरत की चीज है बजरी। तो जब जरूरत की, आवश्यकता की एक नेसेसिटी की चीज है तो इसकी पॉलिसी क्यों नहीं क्लियर करते हैं आप? आप कोई ना कोई एक डिमार्केशन या फिर इसका ऑल्टरनेट दीजिए। जो भी आप अगर इसको नीलामी नहीं करते हैं और कुछ करते, एक तरफ नीलामी कर देते, अब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दूसरा ऑल्टरनेट दीजिए। ठीक है कोटवाल साहब, ठीक बात है। तमाम विषय और फिर एक बड़ी बात इसमें यह भी हो जाती है कोटवाल साहब की, तमाम नुकसानों के बीच एक बड़ा नुकसान क्योंकि एनवायरनमेंट को हो रहा है, पर्यावरण को हो रहा है। मनु सिंह साहब, इस पर अब आगे क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए? क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान तो हो चुका है, अब तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो बची हुई संपदा है,
कम से कम उसको तो बचा लिया जाए। जी, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और मैं दोबारा से वही बात कहूंगा जो मैंने पहले कही कि भाई प्राणियों की बात तो हम तब करेंगे, मैंने बोला सरिस्का हो चाहे ये घड़ियाल की अभ्यारण्य हो, वहां पर तो तब पहुंचेंगे जब हम अपने पुलिस अधिकारियों को ही नहीं बचा पा रहे हैं इन माफिया से, तो हम वहां तक तो डिबेट मुझे नहीं लगता कि जाएगी। और आपने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि इसी कमरों में बंद ही रह जाती है पर्यावरण की डिस्कशंस, और इसीलिए मैं खुद अब वो सब डिस्कशंस करना बंद कर दिया है। मैं जब तक जमीन पे कार्य नहीं होगा तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे। नहीं तो जैसा भारत करता आ रहा है कि पूरे विश्व में जाके बोल देता है हमारा फॉरेस्ट बड़ा है, क्या कहते हैं जो प्लांटेशन है उसको फॉरेस्ट में जोड़ के बार बार बढ़ा बढ़ा के दिखाता रहता है, भाई भाई लूट के हम आ जाते हैं। नहीं तो मनु सिंह साहब, क्या एनजीटी के दायरे से बाहर है ये पूरा मामला? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बंद कराया है। तो फिर ये तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये वो संस्था है एनजीटी, ये तो कई हजारों करोड़ के केस तो इन्होंने सरकारों पर डाल रखे हैं अलग अलग जगहों पर, तो वहां मतलब इतना बड़े चीजें कर सकते हैं, लेकिन जहां पे डायरेक्ट नुकसान हो रहा है इतना बड़ा, वहां एकदम चुप है एनजीटी। दोबारा मैं आपको बात कहूंगा, एनजीटी तो फिर भी नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 बार डायरेक्शंस दी हैं। हाँ। और अभी भी मैं जो बात हम कर रहे हैं, जैसे माननीय अनिल जी भी बता रहे थे, हम बात अवैध खनन की यहां पे कर रहे हैं। अवैध खनन को रोकने में तो कोर्ट वहां सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको वहीं के पुलिस से और वहीं के प्रशासन से रुकवाना पड़ेगा, वहीं के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब दिक्कत यही है कि मिली भगत इतनी गहरी हो चुकी है, माफिया इतनी गहराई तक जा चुका है कि जो वहां पर आप देखेंगे, आप रात में अगर निकले सरिस्का के पास से, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सरिस्का से बाद आपको बड़े बड़े डंपर दिखाई देंगे जो वहां पे पहाड़ के पहाड़ को काट रहे हैं। आपको बड़े बड़े डंपर दिखाई देंगे, नदियों से आ रहे हैं। पिछली बार भी एक्शन लिया था, 12-13 ट्रॉलियां पकड़ी सरकार ने, जिसे बोलते ना कि नाम के लिए काम करा, 12-13 ट्रॉलियां पकड़ी, बोला बड़ा शिकंजा कस दिया है, ये हुआ है वो हुआ, उसके 2 महीने बाद फिर एक कांस्टेबल की हत्या हो गई। तो ये जो मिली भगत है, ये जब तक इस पे कुठाराघात नहीं होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी, आपको डेजिग्नेटेड स्पेसेस बनाने पड़ेंगे, और उसके बाहर अगर हुआ, वो डेजिग्नेटेड स्पेसेस जो बनते हैं उसमें हम सबको बैठना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी होगी, सब डिमार्केट होगा कि यहां से आप निकाल सकते हैं क्योंकि आवश्यकता है। मैं उसमें ये डिबेट नहीं कर रहा कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इलीगल हो रहा है, जो इस तरह से बिल्कुल एक क्रिमिनल उसमें हो रहा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गांव इन्वॉल्व रहता है, उसमें अधिकारी स्तर तक पैसा जाता है, पुलिस की मिली भगत होती है। ऐसा नहीं है कि बिना मिली भगत, और क्यों होती है? क्योंकि राजनीतिक मिली भगत होती है। ये सिर्फ राजस्थान का इशू नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, हमने उत्तराखंड में देखा है कि सीएम लेवल तक पहुंच होती है इन लोगों की, इन्हीं लोगों पर माला भी पहनाई जाती है, और यही लोग आके बीच में ड्राइवरों को पकड़ के हम कहते हैं हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, लेकिन जब तक बिगर प्लेयर्स को इसमें नहीं हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, जब तक उनकी सजा नहीं होगी, ये सब नहीं रुक सकता। नहीं तो फिर कैलाश मीणा साहब, जिस तरह मनु सिंह जी कह रहे हैं कि भाई ये अपर लेवल तक ये सारी चीजें रहती हैं, और फिर 10-12 ट्रॉले पकड़ लेने से, डंपर जब्त कर लेने से क्या होगा? जब हजारों की तादाद में डंपर दौड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में जब डंपर दौड़ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ रही हैं अवैध खनन करके, 2-4 अगर पकड़ लेते तो फिर ये तो खाना पूर्ति वाली बात है। तो कैलाश मीणा साहब, क्या मतलब जैसी कोई नई सरकार बनती है तो सबसे पहला काम ऐसा लग रहा है कि यही होता है कि खनन वालों से बातचीत करो, कौन कितना पहुंचाएगा, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल। इसमें आप एक स्टेट हाईवे पर प्रतिदिन नीमका थाना कोटपुतली जो स्टेट हाईवे उस पर 1300 ट्रक इलीगल उसके निकल रहे, ये हमने निकाल के बता दिया। अभी मैं गोठवाल साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कानून व्यवस्था और इलीगल माइनिंग ये एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। फिर तो कल को हमें जो ड्रग्स की स्मगलिंग है, ये तमाम तरह की, ये सीधे लोगों के जीवन पे हमला है। भाई वहां पे किसी इलाके की नदी को खत्म करके उस इलाके के पूरी लोगों का खेती पशुपालन ये खत्म कर रहे हो तो अलग नहीं, और वो बचाने के लिए वहां के लोग खड़े हैं, तो खड़े होते ही उन पे हमला करोगे तो फिर अपन इंतजार करें कि अभी तो माइनिंग वाला डिपार्टमेंट की वो आएंगे, 1500 लोग लगा दिए। भाई वहां आप लोगों को मार रहे हो, उनके आजीविका खत्म कर रहे हो, अपनी आजीविका बचाने के लिए वहां खड़े हैं, और वो चाहते हैं कि जो हमारे इलाके का पानी है, जो हवा है, वो बचे,
और उसके हम अलग अलग करके, तो इसके लिए जो कितने लोग पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी माइनिंग है, ये आप तय कर लीजिए। कितने पॉलिटिशियंस हैं उनकी माइनिंग है, कितने ब्यूरोक्रेट है, वही तो पुलिस ही बना रहे हैं और वही उसमें इन्वॉल्व है। राजस्थान पुलिस के हेडक्वार्टर में कितने बैठे हैं और पुलिस के कितने अधिकारी हैं जिनकी माइनिंग है, ये सबको पता है। लेकिन वो जब वहां से उनके कार्रवाई के लिए जब चलता है कोई भी, और तुरंत उनको सूचना पहले होती है, ट्रक साइड में लग जाते हैं और वो अपनी वो दिखा लेते हैं, या वो माइनिंग माफिया ही बता देते हैं कि आप ऐसा करिए, 10 ट्रक पे कार्रवाई कर दी। उधर से अगर 1300 ट्रक निकले हैं, उन्होंने 10 ट्रक पे कार्रवाई करवा दी और कार्रवाई करवा के कह देंगे, तो ये कोई छोटा सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और ये साल दर साल, पिछले साल से ज्यादा हीट वेव अब है। पानी की समस्या की जो स्थिति है, अभी बीसलपुर हाँफने लग गया है। बीसलपुर के बाद हम जाएंगे कहाँ? हम इस बजरी को, खनन को, नदी को खत्म करके हमें अपना जीवन चाहिए या नहीं चाहिए? जयपुर के लोगों को पानी चाहिए, जयपुर के लोगों को बात है। सब कुछ तमाम चाहिए, सवाल लेकिन किसकी हैं, कीमत पे बड़े चाहिए? सवाल हैं, बड़ा चिंता, बड़े चिंता का विषय। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता ये है कि चिंतन नहीं हो रहा है इस बात के ऊपर। जहां होना चाहिए, जिन बैठकों में, जिन दफ्तरों में चिंतन होना चाहिए, वहां नहीं हो रहा है। आम जनता को चिंता ज़रूर है, लेकिन आम जनता करेगी क्या? हम लोग इसके ऊपर बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनके पास ताकत है गेम बदलने की, जिनके पास ताकत है चीज़ों को ये बदलाव लाने की, और बदलाव क्या, मैं तो सीधा कहता हूँ ये आतंक है। आतंकवादी घूम रहे हैं खुलेआम, आपके शहर में घूम रहे हैं, आपके इस पहाड़ों में घूम रहे हैं, आपके कुछ कर नहीं पाती हैं सरकारें बदलती हैं, आतंकवाद सड़कों पे घूम रहा है आपकी। आतंकवाद की बात करते हैं हम लोग, बॉर्डर पार की, जो बॉर्डर की सीमा के जो अंदर आतंकवाद है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, उसके सामने सरेंडर कर दिए, घुटने टेक दिए सभी सरकारों ने, एक दो ने नहीं, सबने टेक दिए, एक दो प्रदेश की नहीं, सारे प्रदेशों की सरकारों ने टेक दिए। तो ये तो स्थिति है। अब क्या करा जाए इसमें, लेकिन कोशिश की जा सकती है, आवाज उठाई जा सकती है। क्या करा जा सकता है? आवाज उठाई जा सकती है। तो आवाज उठाई जाएगी। एनडीटीवी राजस्थान अपनी बात में, सबसे बड़े मुद्दे में, 2 हमारे डिबेट शोज हैं, इन पर आवाज उठाते हैं। कैलाश मीणा साहब शुक्रिया, मनोज सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका, अनिल कुमार गोठवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल बड़ा है और मुद्दा गंभीर है। कवरेज जारी रहेगी, नजर हम भी बनाए रखेंगे, अन्य खबरों का सिलसिला भी रहेगा जारी। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।